हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने कक्षा 8 की भूगोल की टेक्स्ट बुक जिसका चौथा अध्याय है कृषि, आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कृषि एक प्राइमरी सेक्टर है, इसी तरह सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। क्या? पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। और प्राथमिक क्रियाओं को इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन या जंगल से लकड़ी काटना, यह चारों क्रियाएं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो द्वितीय सेक्टर में क्या होता है? सेकंड सेक्टर में मान लीजिए कि आपने जमीन में से लौह अयस्क निकाला, लौह अयस्क को फैक्ट्री में ले जाकर इस्पात का निर्माण किया, तो इस्पात बनाना सेकंड सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो तृतीयक सेक्टर को इंग्लिश में सर्विस सेक्टर या थर्ड सेक्टर भी कहा जाता है। तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? यातायात, बैंकिंग, बीमा, यह सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। चलो तीनों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य पालन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। एक बार फिर से पढ़ लो कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है? बताइए, पौधे से परिष्कृत उत्पादन तक के रूपांतरण में कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है? 3 प्रकार की, प्राइमरी, द्वितीयक और थर्ड यानी कि सर्विस सेक्टर। ओके, निम्न में से किसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है? दोस्तों, कौन सी क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है? प्राथमिक क्रियाओं। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं सेकंड सेक्टर की यानी कि द्वितीय क्रियाओं की। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। दोस्तों, जो भी कृषि कार्य, मत्स्य पालन या तो जंगल से लकड़ी काटना, यह जो प्राइमरी सेक्टर में जो हम एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी के बाद जो कच्चा माल है वो फैक्ट्री में जाकर बनकर तैयार होता है, तो वो सेकंड सेक्टर कहलाता है। इसीलिए लिखा है कि द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात निर्माण, इमेज में आप देख सकते हैं कि जमीन में से हमने लौह अयस्क निकाला, बाद में हमने इस्पात निर्माण किया, तो इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, डबल रोटी मीनिंग ब्रेड, ब्रेड पकाना, कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के उदाहरण है। द्वितीय क्रियाओं में दोस्तों डबल रोटी, मान लीजिए कि आपने खेत में गेहूं उगाया और गेहूं उत्पादन के बाद गेहूं में से आपने क्या बनाया? ब्रेड बनाया। तो ब्रेड यह सेकंड सेक्टर के अंतर्गत आता है। तृतीय क्रियाएं, दोस्तों तृतीय क्रियाएं जिसको इंग्लिश में थर्ड सेक्टर कहते हैं या सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। तो तृतीय क्रियाओं में यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार यानी कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो भी तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के अच्छे उदाहरण है। एक बार फिर से पढ़ लो,
तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। चलिए कुछ क्वेश्चन। निम्न में से एक प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्न में से एक प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, बताइए। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है इस्पात विनिर्माण, यह द्वितीय क्रियाओं का उदाहरण है। बाकी कृषि कार्य, मत्स्य पालन, संग्रहण, यह तीनों प्राथमिक क्रियाओं के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय क्रियाओं का सही उदाहरण ढूंढ निकालो। द्वितीय क्रियाओं का सही उदाहरण है यातायात, सर्विस सेक्टर में आएगा। ओके। थर्ड, तृतीयक सेवाओं में, व्यापार तृतीयक सेवाओं में, बैंकिंग तृतीयक सेवाओं में, यानी कि सर्विस सेक्टर के यह एग्जांपल है। कपड़ा बुनना यह द्वितीय क्रियाओं का सही उदाहरण है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तृतीय क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। क्या तृतीय क्रियाओं का उदाहरण नहीं है? बताओ। डबल रोटी पकाना मतलब ब्रेड का निर्माण करना, यह सेकंड सेक्टर के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। बाकी यातायात, विज्ञापन और बीमा, यह तीनों सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल। आगे बात करें तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। दोस्तों यहां से मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसलिए याद रखना कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है और हमारे भारत की 2/3 जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। चलिए क्वेश्चन, भारत की कितनी जनसंख्या आज तक कृषि पर निर्भर है? भारत देश की तकरीबन 2/3 जनसंख्या आज भी कृषि कार्य से संलग्न है। विश्व में कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है? तो विश्व में 50% लोग आज भी कृषि कार्य में संलग्न है। फूलों को उगाना और पशुधन पालन निम्न में से कौन सी क्रिया में शामिल है? फूलों को उगाना, पशुधन पालन निम्न में से कौन सी क्रियाओं में शामिल है? यह प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। लेकिन फूलों में से यदि दोस्तों परफ्यूम बनाया जाए तो वो द्वितीय क्रिया में शामिल हो जाएगा। और परफ्यूम बेचने वाला कोई आपके घर पर आता है तो वो हो जाता है तृतीयक सेक्टर में, यानी कि थर्ड सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। आगे बात करें तो अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। क्या अनुकूल स्थलाकृति, इमेज में आप देख सकते हैं, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप यह मानचित्र में देखो। मानचित्र में आप देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। इमेज में आप देख सकते हैं, जो यहां आप लाइट ग्रीन कलर देख सकते हैं वहां कृषि कार्य है, लाइट ग्रीन। तो इमेज में आप देख सकते हैं यहां पर है हमारा इंडिया, और इंडिया में दोस्तों लगभग पूरा क्षेत्र कृषि कार्य में कवर किया गया है। मतलब हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। एक बार फिर से देखो कि अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है यह कृषिगत भूमि कहलाती है। इमेज में आप देख सकते हैं कृषिगत भूमि। और आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। और यहां पर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका,
दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारा जो हिस्सा है वो रेगिस्तान है, या तो ऐसा कुछ क्षेत्र जहां पर बर्फ जमी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है अंटार्कटिका और यहाँ पर है कनाडा। तो यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, इसीलिए यहाँ कृषि संभव नहीं है। लेकिन उत्तर अमेरिका का यह क्षेत्र है, यहाँ पर यूरोप का जो क्षेत्र है, हमारा इंडिया है, यहाँ पर म्यांमार और बांग्लादेश, यहाँ पर ओके, ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा ही कृषि योग्य है, बाकी रेगिस्तान के समान है। आगे बात करें तो दोस्तों कृषि कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में दो शब्द छिपे हुए हैं, एग्री प्लस कल्चर। तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, वो कौन सी भाषा के शब्द है? देखो, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। दोस्तों एग्रीकल्चर में दो शब्द है, एक है एगर या एग्री, जिसका मीनिंग होता है मृदा, और दूसरा शब्द है कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से संबंधित है। तो यहाँ एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। तो यहां से भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, पीसीकल्चर क्या है, विटीकल्चर क्या है और हॉर्टिकल्चर क्या है। आपने कहीं ऐसे शब्द सुने भी होंगे। दोस्तों मैं यह बात बताने के लिए उत्सुक हूं कि यह कृषि के विभिन्न प्रकार है, कृषि की विभिन्न शाखाएं हैं। और दोस्तों उनसे संबंधित दो वीडियो हमारी GK 2020 चैनल पर हमने अपलोड किए हैं, अभी एक मंथ भी नहीं हुआ है। यह सभी दोस्तों जो कृषि की शाखाएं हैं, विज्ञान की शाखाएं हैं, उनसे संबंधित वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, प्लीज देख लीजिएगा। ओके, हमारी GK 2020 चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जियोग्राफी मेनू में यह वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों आज जब यह टेक्स्ट बुक की बात आई है तो कक्षा 8 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसका चौथा चैप्टर, और चौथे चैप्टर में यह दूसरा हमारा लेक्चर है। कल मैंने पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था। तो चलिए यह सभी शब्दों की कुछ प्राथमिक जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हिंदी में कहते हैं कृषि। तो मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। तो दोस्तों एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना, यह सभी एक्टिविटी एग्रीकल्चर है। ओके, सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब रेशम उत्पादन। इमेज में आप देख सकते हैं, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करना, इसे कहा जाता है सेरिकल्चर। क्या? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन करना, इसे कहा जाता है सेरिकल्चर। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेशम उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? रेशम उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है? सेरिकल्चर से जाना जाता है। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन करना, वाणिज्यिक तौर पर दोस्तों मत्स्य पालन करना, जिसे कहा जाता है पीसी कल्चर। देखो, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन करना, इसे क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। चलिए, मत्स्य पालन को किस नाम से जाना जाता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो मत्स्य पालन, पीसी कल्चर। रेशम के कीटों का उत्पादन, रेशम उत्पादन क्या? सेरिकल्चर। मत्स्य उत्पादन, पीसी कल्चर। लेकिन विटीकल्चर, चलिए आगे मैं आपको बता देता हूं कि विटीकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि। इमेज में आप देख सकते हैं, क्या मुंह में पानी आ गया? यह अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। क्या? अंगूर की खेती को ही विटीकल्चर कहते हैं। और यह हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर का मीनिंग होता है उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। चलिए, कृषि विज्ञान की शाखा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उन्हीं को बेस बनाते हुए यह क्वेश्चन
कि कृषि विज्ञान की शाखाओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। विटीकल्चर यानी कि अंगूर की खेती बिल्कुल सही। हॉर्टिकल्चर यानी कि फलों को वाणिज्यिक तौर पर उगाना। पीसीकल्चर शहद का उत्पादन नहीं, पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन। तो शहद का उत्पादन क्या कहलाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नहीं मालूम है तो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, देख लेना। पीसीकल्चर यह हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि यह जो युग्म है वो सही नहीं है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है, यह सही है। दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं और इसी इकाई में यानी कि कक्षा 8 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक में चौथे अध्याय की बात आगे हम वीडियो में करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।